तो सर हम सीख रहे हैं 4 पॉइंट फिर जर्नल से एंट्रीज समझा दो बनाना। सर, तो ये नेटवर्क इशू नीचे था। क्लास, ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स के बाद यहाँ पे हमने रेड पेन से जो किया उसका ट्रीटमेंट कर लिया। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ, स्पेस खाली करते हैं। अब इसकी टोटलिंग लगाते हैं, ठीक है। इसकी टोटलिंग हम लोग लगा लेते हैं, क्या टोटलिंग आ रही है। टोटलिंग लगा के जो भी आएगा प्रॉफिट लॉस वो हम लोग लिख देंगे। तो बताओ कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, टोटलिंग करके देखो। मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एंट्री कैसे पास करनी होती है। और टोटलिंग करोगे आप अपने आप, तो ये आ रहा है 1,34,000। इस साइड आ रहा है 1,34,000, लेकिन डेबिट साइड मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है। 141,850, 141,850 माइनस कर देंगे 1,34,000, 7,850 आ गया आंसर 7,850 बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन पार्टनर्स हैं, ABC। और मैंने कहा था ये बराबर बराबर के पार्टनर्स है ना, तो 2617, 2617, 2616। इसमें कोई डाउट है क्लास किसी को, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है? ये तो बहुत पहले ही हम पढ़ चुके हैं। नो सर। नो सर। चलो अब हम करते हैं जरा इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो सब लोग समझना जरा, अगर किसी बच्चे को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है तो उसको जर्नल एंट्री भी आता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसको जर्नल एंट्री भी समझ लो आता है। जिसको रियलाइजेशन अकाउंट आता है समझ लो उसको जर्नल एंट्री भी आता है। जर्नल एंट्री आप जो करोगे ना, ये जो रेड पोर्शन में है आप उसकी एंट्री पास करोगे, जो रेड में लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जो एडिशनल पॉइंट में लिखा होता है ना, एडिशनल पॉइंट उनकी एंट्री पास करनी है, इसकी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रांसफर होके आया है, क्वेश्चन कहेगा नहीं इसकी एंट्री पास करो कभी भी, इसलिए हमें इसकी एंट्री पास नहीं करनी। बस हमें जो एडिशनल पॉइंट है ये सारा लॉस की भी सबकी एंट्री पास करनी है। तो देखो मैं ओरली बोलूंगा फिर लिख के दिखाऊंगा। पहली एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझते जाओ अच्छे से। पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी एंट्री इधर साइड से चालू होगी। अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हर एंट्री में रियलाइजेशन का नाम आना ही आना है, ये तय है। क्वेश्चन कहता है बिल्डिंग बेच दिया, तो आप क्लास 11th वाली एंट्री पास नहीं करोगे कि बैंक टू बिल्डिंग कर दो, नहीं, 11th वाली एंट्री नहीं, बैंक टू रियलाइजेशन होगा। अच्छा, ए ने ले लिया मशीन, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी ने ले लिया कोई सामान, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये सिर्फ रियलाइजेशन की नहीं, कभी भी जिंदगी में किसी भी लेजर से अगर आप उसको जर्नल में बनाओगे, कन्वर्ट करोगे, तो उसका यही प्रोसेस रहेगा। रियलाइजेशन टू, टू वाली चीजों को और बाई वाली चीजों को जो भी नाम है वो लिख के उसको आप कर दोगे टू रियलाइजेशन। क्लास कोई डाउट है किसी को तो बता दो फटाफट यहां तक। अब हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना जरूरी है? नहीं नहीं मत बनाओ, अगर आप एक्सपर्ट हो, आप माइंड में कर लेते हो उसको तो मत बनाओ आप, पर लेकिन इसको कैसे निकालोगे लॉस या गेन को? सर उसको भी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको समझाना है तो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आप देखना उसमें रियलाइजेशन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा बस आइडिया के लिए कि टू साइड आएगा बाई साइड आएगा, क्योंकि एंट्री में लिखवा के आपको याद नहीं करा रहा। या तो मैं आपको एंट्री लिखवाता कि असेट को बेचने की एंट्री होती है, लायबिलिटी की एंट्री होती है, मैंने एंट्री कुछ नहीं लिखवाई आपको।
ये आपका रफ वर्क है। अब आप अगर इसको दिमाग में कर लेते हो तो अच्छी बात है, आप मत बनाओ, कोई इशू नहीं है, पर ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल रफ है, आपका नोट भी नहीं है, रफ है। आप करो चाहे मत करो, क्वेश्चन आपको बोलेगा एंट्री पास। मान लो मैंने क्वेश्चन में हेडिंग दी थी नीचे, है ना, नीचे कुछ हेडिंग लिखी थी अभी रेड पेन से, अब मैं बोलूंगा बस इसकी एंट्री पास करो। आप अकाउंट क्यों बनाओगे, आप डायरेक्टली एंट्री पास करोगे। ओके, चलो एंट्री देखो कैसे करनी है। फॉर्मेट बना लेना बस, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, नाम लिख देना, डेबिट और क्रेडिट। चलो पहले एक साथ मत करना, सबके अलग अलग करना। रियलाइजेशन टू बैंक, पहले एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग क्रेडिटर्स पेड एट अ 10% डिस्काउंट, बीइंग क्रेडिटर्स पेड एट अ 10% डिस्काउंट। अगली एंट्री, बीइंग लोन पेड with accrued interest, being loan paid with accrued interest। कोई डाउट हुआ क्लास पूछ लेना। being loan paid, being loan paid with accrued interest। तो टू साइड की जो चीजें थी उसको तो हमने सिंपल जैसे लिखा है वैसे टू टू लिखा हुआ है तो रियलाइजेशन टू करके कर दिया। अब बाई साइड की चीज को, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। 70,000, कितना अमाउंट है यहाँ पे, 76,000, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एट अ 10% डिस्काउंट, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एट अ 10% डिस्काउंट। अगली एंट्री क्या थी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देखना कितना है 36,000। तो क्या लिखोगे, बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाय ए, ओके, बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाय ए। आप डिस्काउंट लिख सकते हैं 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये किसके लिए 45 था, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये स्टॉक क्या था, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय बी, हाँ, और फिर बेचा था बैंक में आधा स्टॉक, बैंक अकाउंट बीइंग रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट 5500। तो इसी तरीके से एंट्री आपको करनी होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट आता है, इसीलिए मैंने 3 क्लास आपकी लीड डिसोल्यूशन की, रियलाइजेशन अकाउंट स्ट्रॉन्ग किया, लोन अकाउंट स्ट्रॉन्ग किया आपका, और तब जाके हम लोग इस पे बना रहे हैं। अभी समझ लो कि एक क्लास और लगेगी आपकी इसकी, एक क्लास और लूंगा जिसमें आपको एंट्री सिखाऊंगा, और टिपिकल टिपिकल एंट्रीज लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। लेकिन मैं इसको कराने से पहले आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उस वीडियो को आप लोग देखोगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लोगे और फिर करोगे तो पक्का जो है ट्यूसडे को हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ट्यूसडे को फिर हम एक और टेस्ट लेंगे, रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन तीनों का। ये तीनों पार्ट हमें खत्म करना है आराम से, लगभग 15-16 मार्क्स कवर हो जाएगा अगर ये तीनों आप कवर चैप्टर कर लेते हो। तो जो बच्चा तीनों को अच्छे से कर लेगा ना, गारंटी है कि वो पास तो हो ही जाएगा, मतलब सिक्योर रहेगा वो कि हाँ भैया हम किसी भी तरीके से पास, जो ये तीनों चैप्टर भी कर लेगा, क्योंकि बाकी सब चैप्टर में कुछ ना कुछ तो करवाऊंगा ही उसमें भी, और इन तीनों में पक्के हो जाओगे आप।
चलो ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या है, ABC टू रियलाइजेशन। लास्ट एंट्री है A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है ये, 2617 2617 2617 2617 2616 और इनका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 7850 7850। बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका पूरा। डन। कोई डाउट क्लास किसी को? देखो एंट्रीज कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। एंट्रीज में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। और ये इधर की जो एंट्रीज हैं वो कैसे करनी है आपको, इधर साइड की जो एंट्रीज हैं बैंक डेबिट, मतलब कि इधर साइड की सारी एंट्री टू टू करके आ जाएगा, रियलाइजेशन टू जो भी है। और इधर साइड ये आइटम पहले डेबिट होगा और फिर टू रियलाइजेशन आ जाएगा। जैसे आप रीवैल्यूएशन की एंट्री करते थे लेजर अकाउंट से जर्नल में पोस्ट करते थे, सेम टू सेम वैसे ही है। ये भी एक लेजर अकाउंट है और इससे आपको जर्नल में पोस्ट करना है। आपको इमेज शेयर कर देता हूँ इसकी, आप कर लेना इसको। ये पूरा मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया। सर जनरल सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बांटने वाली चीजें होंगी ना उसका भी जर्नल एंट्री होगा, ऐसा नहीं कि उसका नहीं होगा, उसका भी होगा। अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है मुझे बताओ आप। एक तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आइटम तो इसकी मत करना एंट्री, क्योंकि इसकी तो एंट्री कर चुके हो ना आप ऑलरेडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूबल आइटम होता है, बटने वाला आइटम याद है आपको, GR, P&L, WCR, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस और P&L, सिर्फ इनकी एंट्री पास होगी पार्टनर्स की, और कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर लास्ट में जो वो कैश लेके जा रहा है, जो कैश लेके आएगा उसकी एंट्री पास होगी। कराऊंगा, क्वेश्चनों में आएगा, डोंट वरी, सब मैं कराऊंगा आपको। अभी आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको। कुछ और क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं वो करा रहा हूं, आप एक बार वो भी देख लेना। इलस्ट्रेशन है 2, वो कराना है मेरे को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 ये देखते हैं, सबको दिख रहा है क्लास 19 इलस्ट्रेशन? यस सर। चलो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ते हैं और फिर बनाएंगे इसको। चलो मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान रखना। एक यही पॉइंट रह गया है बस अकाउंट्स में। वैसे तो आज आपको मैंने जर्नल बनाना सिखाया थोड़ा बहुत, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी की पूरी एंट्रीज के क्वेश्चंस के साथ करा दूंगा आपको। अगली क्लास हमारी डिसोल्यूशन की लास्ट क्लास होगी, तो रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन हम वहाँ पे फिनिश समझेंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन चेक करते हैं अच्छे से। ABC पार्टनर्स हैं क्लास, ABC पार्टनर्स हैं, और इनकी जो रेशियो दे रखी है ABC की, वो दे रखी है क्लास 3:1:1। ABC की जो रेशियो है वो है 3:1:1। और 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और वो चाहते हैं अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना।
तो बांटने वाले कौन कौन से आइटम है यहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाता है? तो अगर आप चेक करो तो एक भी आइटम ऐसा नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, एक भी ऐसा आइटम नहीं है बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। हाँ रिबा, लास्ट वाले एंट्री की नरेशन होगी, लॉस की और गेन की नरेशन बिल्कुल होगी। बीइंग लॉस या गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी उसकी। अच्छा अभी इस पे आ जाओ आप लोग। तो बैलेंस शीट के अंदर बांटने वाला कोई भी आइटम मेरे को नहीं दिख रहा है, ना जनरल रिजर्व है, ना P&L है, ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। ए ने कंप्यूटर ले लिया, सेटल हिज लोन। अपने लोन को सेटल करने के लिए ए ने क्या ले लिया? कंप्यूटर ले लिया है। तो ए का लोन है, उसको सेटल करने के लिए कंप्यूटर को ले लिया, किस पे? एट इट्स बुक वैल्यू। यानी कि कंप्यूटर जो है, ए का लोन 10,000 का है और उसने कंप्यूटर कितने में ले लिया? 8,000 में। ठीक है, आगे चेक करते हैं। ए ने फर्नीचर ले लिया कितने में? 800 में। ए ने फर्नीचर को टेक ओवर किया है, तो फर्नीचर ए ने कितने रुपए में लिया है? 800 रुपए में ए ने फर्नीचर को ले लिया। ठीक है, बाई एस कैपिटल अकाउंट करके दिखा देंगे, उसने फर्नीचर लिया 800 रुपए में। और नेक्स्ट जो पॉइंट है एक बार वो चेक करो, क्या एक एक करके पॉइंट पहले पढ़ेंगे और फिर उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डेटर 20,000 के, ध्यान रखना 20,000 के डेटर को उसने 17,200 में ले लिया। 20,000 के डेटर को 17,200 में ले लिया। आपके डेटर कितने चेक करो जरा यहाँ पे। डेटर्स आपके पास कितने यहाँ पे? डेटर है 26,200। 26,200। तो 26,200 में से 20,000 के डेटर तो खत्म हो गए, 17,200 में निपट गए वो 20,000 के डेटर। तो 6,200 के बचे हुए डेटर्स हैं, इसको बोलते हैं रिमेनिंग डेटर्स। 6,200 के रिमेनिंग डेटर हैं, यानी कि अभी भी 6,200 के डेटर आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना 20,000 के डेटर चले गए, भले उसकी पेमेंट कितनी भी आए, पर 20,000 तो खत्म हो गए ना, अभी 6,200 के डेटर बचे हुए हैं। 6,000 के क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, मतलब कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 टू पेड विद बाय हिम एट दिस अमाउंट, तो पेमेंट कर देंगे 6,000 की क्रेडिटर्स की। 6,000 के क्रेडिटर्स थे, उसका निपटारा हो गया। बी ने स्टॉक ले लिया 7,000 में, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे। स्टॉक ले लिया है बी ने कितने में? 7,000 में, और लिखा है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट एट 7,200। कुछ सन्ड्री एसेट लिया है 7,200 में, सारा सन्ड्री एसेट नहीं लिया उसने, कुछ सन्ड्री एसेट लिया है 7,200 में। लेकिन ये जो 7,200 है ना, वो बुक वैल्यू से 10% लेस है। ध्यान रखना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ गलती करते हो। 10 में से 9 बच्चा गलती कर ही देता है यहाँ पे। सारा सन्ड्री एसेट नहीं लिया, कुछ सन्ड्री एसेट लिया है, वो भी 10% लेस में। आप देखो यहाँ पे सन्ड्री एसेट है कितने का? 17,000 का। बात को समझना, कैलकुलेशन क्या है। सन्ड्री एसेट जो है वो 17,000 का है, ठीक है। इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट, इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट को उसने कितने में ले लिया? 7,200 में ले लिया। सम सन्ड्री एसेट, सम सन्ड्री एसेट, कुछ सन्ड्री एसेट को 7,200 में ले लिया, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। बात को समझो, बुक वैल्यू से 10% कम है। वेरी गुड, पुष्कर का आंसर आ गया, गुड। तो ये 10% बुक वैल्यू से कम है, इसका मतलब ये 90% में लिया है। मान लो कि मैं दुकान में गया, मैंने बोला मुझे एक मोबाइल फोन दे दो, वो दुकानदार मेरा स्टूडेंट ही निकल गया, तो उसने बोला सर आपने हमको पढ़ाया लिखा है तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, मुझे कितना देना है ये बता दो। उसने बोला सर 7,200 रुपये देना है आपको 10% डिस्काउंट के बाद, मतलब 10% लेस करने के बाद 7,200। तो ये कैसे पता करोगे आप कि उसकी असली वैल्यू कितनी थी? मेजॉरिटी बच्चे करते क्या है, 7,200 का 10% निकाल के जोड़ के लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप 90% का 10% नहीं निकाल सकते, आपको 100% का 10% निकालना पड़ेगा, और 100% क्या है ये, तो कैसे करते हैं, सिखाया था लास्ट क्लास में भी।
7200 अगर 90% है तो 100% कितना होगा? 7200 अगर 90% अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है तो 100% जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? वो होगा 8,000 रुपए। यानी आप क्या समझे? आप ये समझे कि 17,000 में से 8,000 का सन्ड्री एसेट कोई पार्टनर ले गया है 7,200 में। अब इसको चेक कर लो, आप 8,000 का 10% निकाल लो, कितना बनेगा? 8,000 का 10% आप लोग निकाल लो, कितना अमाउंट बनेगा? वो बनेगा आपका 800 रुपए। अब घटा दो 8,000 में से 800, 7,200 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। वो सन्ड्री एसेट थे 8,000 के और उसने 10% डिस्काउंट में ले लिया, 800 रुपये डिस्काउंट, तो उसने कितने में लिया? 7,200 में। अगर ये कहता कि 20% लेस देन बुक वैल्यू तो ये वाला अमाउंट 80% होता, फिर हम 80 से डिवाइड देके 100 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल अमाउंट निकालते। क्वेश्चन कहता कि 30% तो ये होता 70%, डिवाइड बाई 70 इंटू 100 कर देते हम लोग। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब सवाल ये है, सर आप ये सब क्यों निकाल रहे हो? 7,200 सीधा लिख दो ना क्रेडिट साइड, जितने में लिया है। बिल्कुल लिख दूंगा, लेकिन मुझे ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि अभी भी कितने सन्ड्री असेट बचे हुए हैं आपके पास। रिमेनिंग सन्ड्री असेट मुझे पता करना है, इसलिए मैं ये पूरा तामझाम कर रहा हूं, मतलब पूरी कैलकुलेशन इसलिए चल रही है। ओके, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट कह दिया, सी ने रिमेनिंग सन्ड्री असेट ले लिया 90% में, तो रिमेनिंग अगर आप निकालते नहीं तो कैसे कैलकुलेशन कर पाते आप? और फिर 100 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया उनको, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लोन को डिस्चार्ज करने की ब्याज के साथ, 30 रुपये ब्याज के साथ। मतलब वो लोन की भी पेमेंट करेगा 30 रुपये ब्याज के साथ। बाकी डिजोल्यूशन एक्सपेंस 270 का है। रिमेनिंग डेटर जो है वो बेच दिए 50% में। रिमेनिंग डेटर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6,200, उसको इन्होंने बेच दिया 3,100 में। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने आपको भेज रखा है, बाकी आपको दिखाता भी रहूंगा, सॉल्यूशन करता भी रहूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास ये, एक बार अपने आप जरूर बनाना। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, टीएस ग्रेवाल साहब की किताब से, और पीडीएफ मैंने दे दिया आपको। तो चलो शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट वगैरह सब आप लोग बनाओगे, ओके? वो आपका काम है कैपिटल अकाउंट बनाना, मेरा काम है रियलाइजेशन का, वो बना के देता हूं आपको मैं। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला काम क्या होता है? ट्रांसफर करना। एक एक चीज को ट्रांसफर कर दो। क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया। खुद का लोन नहीं जाता, कैपिटल नहीं जाता है, ठीक है, और कैश नहीं जाता, बाकी सब चीज जाएगा। तो क्रेडिटर्स लिखो, लोन लिखो, ये दो चीज आएगा बस यहाँ पे, क्रेडिटर्स और लोन। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय लोन। आप चाहो तो बाय सन्ड्री लायबिलिटी करके एक साथ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो कितना कितना दे रखा है? क्रेडिटर्स तो 6,000 के हैं और लोन है 1,500 का। आप बाकी इधर साइड जो चीज लिखी है उन सबको डेबिट साइड लिखेंगे। फर्स्ट डेटर के बारे में क्या बताया था? डेटर पूरा लिखना है, प्रोविजन अपोजिट साइड। 26,200 डेटर्स है, डेटर है 26,200। तो टू सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट एक एक करके लिख लेते हैं। डेटर्स 26,200, और जो प्रोविजन है वो अपोजिट साइड लिख दो 1,200। डेटर्स के बाद है अगला पॉइंट स्टॉक, यहीं पे देख लो, आपको दिख जाएगा। स्टॉक है 7,800। स्टॉक के बाद क्या है? फर्नीचर 1,000। फर्नीचर लिखो 1,000। कंप्यूटर 8,000। सन्ड्री एसेट 17,000। पूरी बैलेंस शीट हमने खाली कर दी।
हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज दिया, और हम इनको जोड़ के भी लिख लेते हैं, 8,000, 17,000, और इनको मैंने जोड़ दिया, आ गया 60,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। अब जो जो एडिशनल पॉइंट में लिखा था उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो लोन की बात करते हैं। मैंने आपको लोन का अकाउंट भी सिखाया था, आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही लोन का अकाउंट भी सिखा रखा है। तो ए ने कंप्यूटर ले लिया लोन को सेटल करने के लिए, तो लोन का अकाउंट देखो यहाँ पे कैसे बना था। मैंने क्या कहा था आपको कि आप एज लोन का अकाउंट कैसे बना सकते हो। आप सबसे पहले लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। ए का लोन कितने का है? 10,000 का। मैंने क्या कहा था, या तो वो कैश लेगा या तो वो असेट लेगा, यही दो बातें होंगी, या तो वो कैश लेगा या तो वो असेट लेगा। कैश लेगा तो टू कैश, असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन। कितने में ले लिया कंप्यूटर? कंप्यूटर है ही कितने का? 8,000 का। 8,000 का टोटलिंग कर दोगे आप 10,000। 10,000 जो बैलेंसिंग अमाउंट बचा हुआ है, जो बैलेंसिंग अमाउंट बचा हुआ है 2,000 का है, तो वो बैलेंस किस नाम से आएगा? वो भी टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा। ये गेन फायदा हो गया, 10 के बदले 8,000 का ले गया। तो कुल मिला के ए के लोन में क्या लिखा आपने? टू रियलाइजेशन। ए के लोन में क्या लिखा? टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे? ए के लोन में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लिखोगे बाई एज लोन अकाउंट पूरा 10,000। आप चाहो तो 8 और 2 अलग अलग करके भी 10 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ये एक साथ भी लिख सकते हो। हो गया लोन का सेटलमेंट। तो ये होता है लोन। लोन अकाउंट तो छोटा सा है, उसको सिखा भी रखा है, कल काफी क्वेश्चंस भी किए थे इसके, तो उस तरह से लोन अकाउंट निपट जाएगा। अब बाई चांस एक पॉइंट गलत भी हो जाता है तो बाकी पॉइंट्स के मार्क्स मिलेंगे आपको, डोंट वरी। अगला देखो जरा, फर्नीचर ले लिया 800 में और डेटर 20,000 के 17,200 में और 6,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट भी कर दी। ठीक है, पेड बाय हिम, यानी कि ए नहीं पे कर दिया, तो ए के नाम से आएगा, ए ने क्रेडिटर पे किया है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स 6,000। आपको पता है ना लाइबिलिटी की पेमेंट जब भी होती है। सर हाँ बोलो। सर कंप्यूटर की वैल्यू तो सर 8,000 थी ना। तो भाई मैंने कौन सा 10 लिखा है? मैंने भी तो 80 लिखा है, देखो आप। सर वहां पे सर रियलाइजेशन अकाउंट में सर टोटल 10,000 दिखाएंगे। यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 बार रियलाइजेशन आ रहा है ना, इसकी पोस्टिंग क्या करोगे आप? ए के लोन में टू रियलाइजेशन एक बार 8 दिखाओगे और एक बार फिर 2 दिखाओगे, तो मैंने 10 इकट्ठा लिख दिया, आप 8 और 2 अलग अलग भी लिख सकते हो। आपको अकाउंट बना के पोस्ट करना है बस। ये अकाउंट बना रखा है आपने, इसकी पोस्टिंग कर देनी है। यस सर, ओके सर। ठीक है, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई 6,000 रुपए, क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट कर दी 6,000 रुपीज की। इसके अलावा लिखा है कि फर्नीचर 800 में और डेटर 17,200 में, तो बाई बैंक कर दो आप यहाँ पे, बाई बैंक। फर्नीचर लिख दो नीचे, फर्नीचर 800 में, फर्नीचर को 800 में बेच दिया आपने, और 20,000 के डेटर्स हैं, लेकिन उनसे पैसा आपको कितना मिला? 17,200 रुपये। 20,000 डेटर, 17,200 रुपये आपका अमाउंट मिल गया, तो आप यहाँ पे छोड़ देना इसको। और आपको पता है कि रिमेनिंग डेटर कितने बचे हैं? डेटर यहाँ पे थे कितने के? 27,000, उसमें से 20,000 चले गए, तो आपको पता है 6,200 के डेटर अभी भी बचे हुए हैं, और लास्ट में उसका आधा बिक रहा है, 3,100 रुपये आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। बी ने स्टॉक ले लिया 7,000 में और कुछ सन्ड्री एसेट 7,200 में, तो हम बाई साइड लिख देंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि बार बार आएगा, अभी बैंक में और भी चीज़ें बिकेंगी बैंक से, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख लेता हूँ और लिखता हूँ बाई बी। बी इज कैपिटल अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक कितने में लिया है? 7,000 में, और बाई बी इज कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट कितने में लिया है? 7,200 में। बी ने दोनों चीज ली है, 7,000 में और एक 7,200 में। अब सी ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले लिया, तो बाई सी कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने का था? 9,000 का। तो ये टोटल सन्ड्री एसेट था 17,000, जिसमें से 8,000 के एसेट को वो ले गया, 8,000 के एसेट को वो ले गया 7,200 में, यानी कि डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट में।
तो बाकी जो 9,000 की असेट है, बाकी जो 9,000 की असेट बची है, उसके लिए क्या लिखा है देखो जरा, सी ने ले लिया रिमेनिंग असेट 90% में, सी ने रिमेनिंग असेट को ले लिया 90% में। जो रिमेनिंग सन्ड्री असेट है, जो बचे कुचे सन्ड्री असेट है, उनको सी ने ले लिया कितने परसेंट पे, 90% पे, और लेस 100 डिस्काउंट। तो आप मुझे बता दो 9,000 का 90% कितना होता है? 9,000 का 90% होगा 8,100 माइनस 100 रुपये डिस्काउंट, तो कुल मिला के वो कितने में ले रहा है? 8,000। 9,000 का बचा रिमेनिंग सन्ड्री असेट, 90% डिस्काउंट है, और 100 रुपये आप माइनस कर दोगे। और उम्मीद है आपने कैलकुलेशन लिख ली होगी कॉपी में। 17,000 में से कुछ सन्ड्री असेट जो है वो 90% में लिया है, जो कि 7,200 है। तो 100% कितना आएगा? 8,000। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा आपका? 9,000। 9 8 17, इस तरीके से होगी कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद, अच्छा लोन की पेमेंट कर रहा है ब्याज के साथ, सी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोन देखो कितने का है, लोन यहाँ पे देखो 1,500 का है, तो 1,530 रुपए की पेमेंट सी कर रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,500 रुपये तो लोन हो गया और 30 रुपए का ब्याज के साथ पे कर रहा है, तो 1,530 रुपए वो पे करेगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, चेक करो जरा। लास्ट पॉइंट, एक्सपेंस 270 का है और डेटर बेच दिया। ऐसा है ना, जो उधार वसूलने का काम करती है एजेंसी, उसको बेच दिया डेटर 50% में, क्या आधा वसूल के तुम रख लो, आधा हमको दे दो। और रिलाइजेशन एक्सपेंस 270 का है, तो यहाँ 2 लिखते हैं, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 270, और जो डेटर बेचा है ना, आधा डेटर, वो यहाँ लिख दोगे नीचे, हाफ डेटर्स, वो 3,100, 6,200 के थे ना, तो 50% में रियलाइज हो गया, तो वो 3,100 में रियलाइज हो गया। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे फिनिश, आप आंसर निकाल लो। कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, चेक करो यहाँ पे, यहाँ कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो। लोन का हो चुका है, क्रेडिटर का हो चुका है, सारा पेमेंट हो चुका है, कुछ भी अदर बचा नहीं है, तो ये सेम आ जाएगा 270। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। प्रॉफिट लॉस हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट, कितना आएगा। डेबिट साइड की टोटलिंग आ रही है 67,800, क्रेडिट साइड बचेगा बैलेंस, माइनस करके देख लेते हैं। 6,000, 1,500, ये सब हम माइनस करते हैं, 21,100, और फिर 7,000, 7,200 और 8,000, 5,800 का आ गया आपका लॉस, और ये लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इलस्ट्रेशन नंबर 19। ओके, अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो फटाफट पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। सर 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या, अच्छा ऊपर तो आपको पता है रिमेनिंग जो सन्ड्री असेट है, देखो यहाँ पे रिमेनिंग सन्ड्री असेट 9,000 है, और इसको ये 90% पे ले रहे हैं, मतलब 10% डिस्काउंट पे, और 100 रुपये बाद में माइनस कर दिया, तो 9,000 का 90% 8,100, 100 रुपये का डिस्काउंट, कुल मिला के कितने में ले लिया है? 8,000। वही लिखा है देखो हमने, 9,000 का 90% और 100 रुपये डिस्काउंट, और फिर इसमें लोन के साथ ब्याज की पेमेंट की बात भी कही है, तो लोन 1,500 का है और ब्याज 30 रुपये का, तो 1,530 रुपये पे कर दिया। लोन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं कहीं से भी। ओके डन।
अच्छा, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब सारे पॉइंट इसके अंदर होंगे। मैं आपको एनालाइज कराऊंगा क्वेश्चन, और आप में से हर स्टूडेंट क्लास इसका सॉल्यूशन बना के भेजेगा मुझे। मैं आपको एक करके सारा समझा देता हूं, करना आपको होगा। नेक्स्ट क्लास में एंट्री पास कर लेंगे, अकाउंट अब कोई नहीं बनाना आपको। अब अपनी किताब उठाओ और जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करो, नहीं तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। अभी एक पेपर मेरे पास भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो अब बोर्ड के पेपर में जो डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आया था, हर स्टूडेंट अपना पेपर निकालो और उसको सॉल्व करना आज। देखना कि आंसर आ रहा है या कोई हर्डल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चेक करो। 21 क्या लिखा है सब लोग जरा देखो। ए बी की रेशियो क्या है? 3/5 2/5। बांटने वाला आइटम कौन कौन सा है? एक तो ये बटेगा एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, और एक रिजर्व बटेगा, और एक ये पीएनएल बटेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखना। बस कॉम्प्रिहेंशन है, सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर होंगे। इसको प्रैक्टिस कर लिया तो पूरा डिसोल्यूशन प्रैक्टिस हो गया। तो ये रिजर्व हो गया, ये लोन हो गया, लॉस हो गया। ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, ये चीज बटेगा क्रेडिट और ये चीज बटेगा डेबिट साइड। ओके, ये हो गया। बाकी जब आप ट्रांसफर करोगे ना चीजों को, तो ये रियलाइजेशन में जाएगा, ये भी रियलाइजेशन में। बी का खुद का लोन है, और खुद का लोन कहाँ जाता है बताओ जरा? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। और नीचे अगर कोई पॉइंट लिखा ना हो तो नीचे लोन के लिए कोई पॉइंट नहीं लिखा, सीधा कैश अकाउंट की बाई साइड भेज देना। अगर कोई अकाउंट बनाना चाहता है तो उसको अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। ये बीडी लिख देना यहाँ पे 15,000 रुपए, और टू कैश करके पूरी पेमेंट कर देना। कुछ नहीं कहा तो लोन की पेमेंट टू कैश करके 15,000, बस खत्म। तो अल्टीमेटली ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं। तो अकाउंट बना के देख लो, या नॉर्मली याद कर लो कि अगर नीचे कुछ नहीं लिखा रहता तो सीधा लोन कैश अकाउंट के बाई साइड जाता है। ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ये जाएगा क्या? इन दोनों को जोड़ के दिखाना कैश में। कैश में 36,000 दिखाना, या बैंक बैलेंस दिखा देना 36,000। स्टॉक डेबिट, डेटा डेबिट 6,000, ये क्रेडिट हो जाएगा। लोन टू ए, तो ये डेबिट में आएगा, ये डेबिट साइड आएगा। प्लांट मशीनरी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये बढ़ जाएगा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। क्लास एक चीज समझना, ये जो ए का लोन है ना, ये आप सीधे भेज देना बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, यानी कि इसकी पेमेंट हो जाएगी। अगर इधर लिखा है तो ये बैंक में क्रेडिट साइड, ये वाला जो बी का लोन है ये पेमेंट होगी बैंक में क्रेडिट, और ये हम रिसीव करेंगे तो बैंक में आ जाएगा डेबिट। रियलाइजेशन मत भेजना इस लोन को, बाकी सबको भेज देना। अब जरा एडिशनल पॉइंट पे आओ। अब बनाना नहीं बनेगा तो फिर मैं कराऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में। एडिशनल पॉइंट पे आओ। ए ने आधा स्टॉक ले लिया, वो भी 20% डिस्काउंट में। ए ने आधा स्टॉक ले लिया, वो भी 20% डिस्काउंट में। आप चेक करो स्टॉक कितने का है? स्टॉक 80,000 का है। स्टॉक कितने का है बताओ जरा? 80,000 का है। 80 का आधा, 80 का आधा कितना होता है? 40। और 40 का 20% कितना होता है? 8,000। तो मतलब उसने लिया कितने में है? 32,000 में। बाई एस कैपिटल अकाउंट 32,000 आ जाएगा। रिमेनिंग स्टॉक क्लास, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 40। आधा वो ले गया तो आधा ही तो बचा, और वो किस पे है? 30% प्रॉफिट। 40,000 का 30% कितना होगा? 40,000 का 30% 12,000। तो आंसर कितना आएगा आपका? 52,000। अच्छा, ये क्या लाइन लिखी है कि 12,000 डेटर नॉट रिकवरेबल। 12,000 रुपए डूब गए। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट है। आपके 12,000 रुपए डूब गए, तो डेटर थे कितने के? 66 के। ध्यान रखना 66,000 के डेटर थे, 12,000 डूब गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 54,000 की पेमेंट हो गई बाई बैंक। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाई बैंक करके दिखा दोगे 54,000। तो कभी भी पैसा डूबता है ना, उसे डेटर से माइनस कर दोगे। प्रोविजन से कंपेयर मत करने लग जाना, प्रोविजन तो अपोजिट साइड लिख दिया आपने, बस बात खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। बाकी चौथा पॉइंट बहुत आसान है, बताने की जरूरत नहीं है। लैंड बिल्डिंग बाई बैंक करके दिखा देना।
अब जरा ये 5th पॉइंट मुझे आपको बताना है, सब लोग 5th पॉइंट पे आओ। आधे क्रेडिटर ने मशीन ले लिया 10% लेस देन बुक वैल्यू में और कैश लिया है 5,000 में। क्लास अच्छे से सुनना मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो, कल हम इस पे खास डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि कभी भी क्रेडिटर अगर हमारे बिजनेस के किसी भी असेट को ले जाते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि हमारे क्रेडिटर भी खत्म हो गए और हमारे असेट भी खत्म हो गए। तो कभी भी कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को अगर टेक ओवर करेगा तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर भी हमारे खत्म हो गए और हमारे असेट भी खत्म हो गए, हेंस नो एंट्री शैल बी पास्ड। ओके, लेकिन जो कैश वो हमसे ले रहे हैं या जो कैश वो हमको देंगे, हमें उसकी एंट्री पास करनी है। तो इस सिचुएशन में टू कैश करके आप 5,000 दिखा देना, क्योंकि ये 5,000 आप दे रहे हो, मतलब वो कह रहा है आपकी मशीन भी लूंगा और 5,000 कैश भी लूंगा। तो भाई मशीन जो लेगा उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, और जो कैश वो लेगा उसको टू कैश करके हम एंट्री पास कर देंगे। टू कैश, जो कैश वो लेगा उसकी एंट्री पास कर देंगे टू कैश। ओके, फुल सेटलमेंट में ले रहा है, कैश बैंक कुछ भी लिख देना। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर, अच्छा एक बात बताओ, आधे चले गए क्रेडिटर, यहाँ कितने के हैं क्रेडिटर है यहाँ पे 80,000 के, आधे चले गए तो बचे कितने, बचे और आधे, उसको क्या किया 10% डिस्काउंट पेमेंट दे दिया, तो 40,000 का 10% कितना हो गया 4,000, फिर टू कैश करके क्रेडिटर को कितना दे देना 36,000। आई रिपीट कि कभी भी क्रेडिटर को आप कोई भी पेमेंट करते हो कैश में, उसको एंट्री करेंगे। अगर वो कोई एसेट को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि एसेट भी खत्म लायबिलिटी भी खत्म, दोनों तरफ चेंज आएगा, तो इससे अच्छा एंट्री पास मत करो। तो ये 41,000 रुपये आपने उसको पे कर दिया। तो अगर आप बुक का आंसर देखोगे तो बुक में इन्होंने एक साथ 41 लिख रखा है, तो क्या पता समझना है कैसे 41 आया। तो 36,000 उसका और 5,000 इसका, तो 36 और 5 बनेगा 41,000। ठीक है, चलो अगला पॉइंट चेक करते हैं क्या है। रिलायेशन एक्सपेंस, ये तो टू साइड आएगा, टू बैंक करके लिख देना रिलायेशन एक्सपेंस। अच्छा इसका क्या है, एक पुराना कस्टमर है जो पैसे लेके भाग गया था, आज वो पैसे दे रहा है 500 रुपए, तो लिख देना आप बाई कैश या बाई बैंक करके 500 रुपए लिख देना। बैड डेट रिकवर, जो पैसा पहले डूब गया था उससे हमको पैसा वापस मिल गया, बैड डेट रिकवर। फर्नीचर बेच दिया, रियलाइजेशन में बाई बैंक करके दिखा देना फर्नीचर। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी होगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक करके। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी है क्या, समझाओ। तो स्टूडेंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो किसी सिचुएशन पे डिपेंड होती है, हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मेरे नाम पे मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो मैं हार गया तो लायबिलिटी बनेगी और जीत गया तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्या हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लायबिलिटी बन गई, मैंने सामान बेचा, अगर खराब हो गया तो लायबिलिटी बनेगी, नहीं हुआ तो नहीं बनेगी। इस चीज बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसकी पेमेंट होगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड। क्लास क्लियर है क्वेश्चन ये वाला। तो इस क्वेश्चन को बनाओगे आप। अब एक और क्वेश्चन है, एक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है एक बार, यहाँ पे तो नहीं है लैपटॉप में मेरे पास, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। आप एक बार जरा उस क्वेश्चन को देख लेना। उस क्वेश्चन में कोई पॉइंट अगर आपका अटक रहा है तो आप देख लो। उस क्वेश्चन में 4th और 5 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, लिख के समझा देता हूँ क्या है पॉइंट उसमें। उसमें एक पॉइंट है 4th नंबर का पॉइंट है, उसमें लिखा है ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। 4th पॉइंट एक बच्चे ने पूछा है, देखो लॉस। देखो अभी जो क्वेश्चन कराया ये बोर्ड का क्वेश्चन मेरे हाथ में है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। अब आप मुझे बताओ सेम है कि नहीं। बिल्कुल ये लिखा हुआ है ग्रुप में, मैंने भेज रखा है क्वेश्चन, बोर्ड का एक क्वेश्चन है। या ये किसी किताब, ये बोर्ड का नहीं है क्लास, किसी बुक का क्वेश्चन है।
किसी बुक का क्वेश्चन है क्लास, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पेपर में कभी नहीं दिखेगा आपको, डोंट वरी। 7 पॉइंट कभी नहीं आते, और आया भी तो खाली रियलाइजेशन बनाने के लिए आएगा। तो सेम पॉइंट है ना जो अभी लिखवाया, कि आप मुझे बताओ कितनी पेमेंट करोगे इस क्वेश्चन में। ट्रेड क्रेडिटर्स जो ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। बस जो 27,000 कैश ले रहे हैं, टू कैश करके एंट्री पास कर देना। कोई डाउट बताओ क्लास। और इसमें एक 5th पॉइंट लिखा गया है, 5th पॉइंट, कि 8,000 रुपए बैड डेट हो गए, 8,000 रुपए बैड डेट, और ऊपर डेटर 66 लिखा है। तो ये तो सेम वही क्वेश्चन है क्लास, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। 8,000 रुपए डूब गए तो 8,000 माइनस कर देना, तो 54,000 जो है वो आपका आ जाएगा बाई बैंक करके डेटर से, जो डूब गए उसे माइनस कर देना। तो जो क्वेश्चन दिया है मैंने क्लास, उसको बना लेना ग्रुप में, वो सेम है। तो ये हमने आज की क्लास कंप्लीट कर ली पूरी। अब सवाल लोग आप लोग बनाओ, कोई डाउट कोई दिक्कत है पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्री पास है। क्लास कल का ऑफ रहेगा, कल मैं हूँ नहीं यहाँ पे तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। डेली क्लास हो ही रही है, तो एक दिन अगर आपका ऑफ रहता है तो आप उसमें प्रैक्टिस कर लेना सारी चीज़ों का। नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को जर्नल एंट्री पढ़ेंगे और टॉपिक को फिनिश कर देंगे। कोई डाउट है क्लास बताओ। सर ये टू कैश कहाँ पर आएगा अपन को जो रिसीव हुआ है? रिसीव कहाँ हुआ है? सर कैश मिला है ना? ये वाला अमाउंट? यस सर। यार टू 2 कैश। लिखा है, इसका मतलब रियलाइजेशन में डेबिट साइड आया ना, तो मिला थोड़ी, तो पेमेंट किया है ना। क्रेडिटर्स ने हमसे मशीन ले लिया और 27,000 रुपए ले लिए। तुम क्रेडिटर से पैसे लेते हो या देते हो, ये बताओ पहले। देते हैं। हाँ तो बस देंगे तो 2 साइड आएगा ना, 27,000 रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में 2 कैश पेमेंट जाता है तो। ओके सर। और ये जो डेटर से पैसा मिलेगा ना, ये आएगा बाई कैश करके। ये जो डेटर से पैसा आपको मिल रहा है, ये बाई कैश करके आएगा। जो भी डाउट होगा ना वो पूछ लेना फोन पे, कोई इशू नहीं है। बस क्लास नहीं होगी इसका ये मतलब डाउट नहीं। आपको जो भी डाउट आएगा वो पूछना कैसी भी तरीके से, कॉल पे या व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगा, नो इशू। आप एक दिन ना खुद भी प्रैक्टिस करो, इसलिए ऑफ दिया रहा, आप अपनी प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स प्रैक्टिस पे बेस्ड है, आप खुद बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। ओके।